स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक ऐसा भी वक्त था जब आप भारत में सिविल सर्वेंट बन सकते थे बस एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेकर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी शेयर होल्डर को पकड़िए और उन्हें गिफ्ट्स दीजिए और बाद में वो आपको भारत में हुक्मरानों की तरह भेज दिया करते थे। ये थी हमारी इतिहास ऑफ बीइंग द सिविल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज में एंट्री पाने की। तो आज हम देख रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ सिविल सर्विसेज डे कि कैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी इवॉल्व हुई है एंड व्हाट द चेंजेस इट हैज गॉन थ्रू फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1600, यानी कि जब से ब्रिटिशर्स भारत में मौजूद थे उन्होंने कैसे ब्यूरोक्रेसी को देखा, कैसे ब्यूरोक्रेसी को चेंज किया और एक इंटरेस्टिंग तौर पर हम कैसे ट्रांजिशन कर रहे थे फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन पुलिस एंड इंडियन फॉरेन, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज, सो ऑन सो फोर्थ। आते हैं इस रोचक कार्यक्रम को देखते हैं that what it went through. Now particularly इसको 3 टाइम पीरियड पे मैंने डिवाइड किया है आपके जानने के लिए कि एक भाग जब ब्रिटिशर्स सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के नहीं, जैसे एक फैक्टर्स की तरह बिहेव करते थे या मर्चेंट्स की तरह बिहेव करते थे, वो 1600 से लेके 1765 तक का पीरियड था। दूसरा वो पीरियड था जब वो एडमिनिस्ट्रेटर्स बन रहे थे, कलेक्टर्स बन रहे थे। आप कलेक्टर बाबू या सरकार या माई बाप जैसे शब्द यूज किया करते थे, भारतीय भी ये शब्द यूज किया करते थे फॉर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। एंड बाद में यानी कि 1857 के बाद की घटना, जब ब्यूरोक्रेट से सवाल जवाब किया जाने लगा, जब वो इंडियन सिविल सर्वेंट्स कहाने लगे, राइट, और एक प्रकार से भारतीय भी जूझ रहे थे थर्ड पार्ट में अपने आप को इस इंडियन सिविल सर्विसेज में डालने के लिए। और लास्ट की जो घटना कि कैसे इंडियन सिविल सर्विस एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तब्दील हो रहा है। सो ये 3 भागों में हम इस चरण को देखेंगे। बट बिफोर वी इवन गो विद दैट, आई वांट टू टेल यू अबाउट आवर स्पेशल कोर्स फॉर यू ऑन द ओकेजन ऑफ सिविल सर्विसेज डे, बिकॉज हम जानते हैं कि आप सब आज एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में भारत की गाथा में योगदान देने जा रहे हैं, राइट। सो फॉर दैट यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, दैट्स अ वेरी नोबल कॉज, बिकॉज आप देश की उन्नति में अपना योगदान देश के लिए काम करके बना रहे हैं। आप तो वैसे कोई भी और पेशा चुन सकते हैं, बट यू आर चूजिंग टू अंडरगो दैट टफ चैलेंज एंड प्रूव योरसेल्फ एज वेल एज वर्क फॉर योर कंट्री, राइट। सो हम चाहते हैं कि इसमें आपके लिए कोई बाधा ना हो। You prepare with all the might that you have, और उसमें हम क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी की क्वेश्चन आपके सामने लाकर रख रहे हैं ताकि आपके सामने अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू ना रहे। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज ऑल आवर कोर्सेज। सारे कोर्सेज आज स्पेशल डिस्काउंट्स पर हैं, 22 तारीख से और भी सारे कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे, प्रोवाइडेड यू हैव टू यूज द कोड ASHLIVE। जस्ट यूज द कोड ASHLIVE, एनरोल इन एनी ऑफ आवर स्टडी IQ कोर्स, यू विल गेट एन एडेड डिस्काउंट। जो पहले से चल रहा है उस पर भी एडेड डिस्काउंट मिलेगा। यूज द कूपन कोड ASHLIVE and see your dream coming true. So more about that at the end of the video. Now, particularly जो पहला फेज था जिसमें ब्रिटिशर्स एक मर्चेंट्स की तरह आते थे, उन्हें ब्यूरोक्रेट्स नहीं कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था दैट दे वर फैक्टर्स, राइट। एक एज ऑफ फैक्टर्स हुआ करता था, एक एज ऑफ राइटर्स हुआ करता था। यानी कि जो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स थे वो बस एक रिकमेंडेशन लिखते थे, एक चिट्ठी लिखते थे, और आप एज अ राइटर, जो लोएस्ट लेवल इंडक्शन थी, यानी कि आप कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ राइटर सबसे पहले भर्ती होंगे। उसके बाद आप एक फैक्टर बनेंगे। राइटर एक क्लर्क लेवल पोजीशन हुआ करता था, उसके बाद एक फैक्टर हुआ करता था जिसके अंदर एक ट्रेडिंग स्टेशन बनते थे। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैड समथिंग कॉल्ड एज फैक्ट्री, राइट। सो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं एक फैक्ट्री में काम करेंगे, वो भी एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन हुआ करता था। और उसके बाद सेटलमेंट वाज अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ग्रुप टुगेदर अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता था वो एजेंट हुआ करता था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि राइटर से आप भर्ती हुए, फिर बाद में आप फैक्टर बनेंगे, फिर एजेंट बनेंगे, और एजेंट के बाद शायद प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के बाद गवर्नर। ये इनकी ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की हुआ करती थी। आपको एक और तस्वीर यहां पर दिखा रहा हूं हेलीबरी कॉलेज की। वो कॉलेज जो ब्रिटेन में है, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी इन राइटर्स को, फैक्टर्स को, एजेंट्स को, भारत में कैसे शासन करना है, इत्यादि इत्यादि। आप आज
एग्जाम पास करने के बाद, पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करने के बाद लब्सना में जाते हैं, उस जमाने में लोग यहाँ पर हेलीबरी में जाते थे। और हेलीबरी में जाने के लिए भी कोई एग्जाम नहीं होता था, आप रिकमेंडेशन के थ्रू जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर तैयारी उन्हें भारतीय ज़्यादा ज्ञान की नहीं की जाती थी या भारतीय परिप्रेक्ष्य की नहीं की जाती थी। उन्हें तैयारी ग्रीक माइथोलॉजी या ग्रीक हिस्ट्री या ब्रिटिश हिस्ट्री और एक प्रकार से वो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, कौन से स्पाइसेस इंडिया में मिलते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया से आने हैं, इन सब चीज़ों की तैयारी की जाती थी। सो इट वाज एक्चुअली वेरी डिफरेंट बैक देन। बाद में एक प्रकार से जब एज ऑफ फैक्टर्स बढ़ने लगा, यानी कि ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों के साथ या भारतीय राजघरानाओं के साथ लड़ने लगे, फिर उन पर एक दबाव पड़ा कि इस सर्विसेज को कुछ नाम दिया जाए। तो सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज नहीं थी, ये था कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। और कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में आपकी तैयारी होती थी यहाँ पर राइटर्स बिल्डिंग में, जो आज वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर का हेडक्वार्टर्स भी है या सेक्रेटेरिएट भी, इसे अगर मैं कहूँ। सो ये राइटर्स बिल्डिंग इसी राइटर्स के नाम पर पड़ा है। और यहाँ पर कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स को तैयारी की जाती थी इन बुक कीपिंग, मैनेजमेंट, डिप्लोमेटिक डिस्पैच, भारतीय रूलर्स के साथ कैसे व्यवहार करना है, ठीक है, कैसे उनके वहां पर ब्रिटिश रेसिडेंट कमिश्नर बन के जाना है, बिकॉज मराठास के साथ हों या मैसूर के साथ हों या पंजाब के साथ हों, सभियों के साथ सब्सिडरी अलायंसेस ब्रिटिश किया करते थे। और अपने ब्यूरोक्रेट्स, अपने गवर्नर्स, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को भेजा करते थे। ये वही लोग होते थे जो एक जमाने में राइटर, फैक्टर, एजेंट, फिर प्रेसिडेंट बनकर ब्रिटिशर्स के अंदर काम किया करते थे और इन्हें ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से दी जाती थी। अगेन मैं आपको बता दूं कि इनको कहा जाता था कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स। इसके बाद में आया एज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, यानी कि वो एज जब वॉरेन हेस्टिंग्स पर्टिकुलरली भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाले पोजीशन को इंस्टीट्यूट कर रहे थे, बना रहे थे। इस समय कलेक्टर एज अ वर्ड का मतलब ही ये होता था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला व्यक्ति हो, साथ ही साथ उनके पास डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का भी काम हुआ करता था। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कलेक्टर वाज सो पावरफुल कि वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे और जज का भी काम किया करते थे। ये चीज कलेक्टर को बहुत पावरफुल बनाती थी और यहीं से वो वर्ड्स जो हैं यूज किए जाते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पर ही, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, ऐसे कई केसेस हुए करप्शन के जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दोषी पाया जाना लगा। इतना ही नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर भी करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लग रहे थे, बिकॉज ये माना जाता था कि जिसके पास एग्जीक्यूटिव राइट हो उसके पास जुडिशरी का भी राइट नहीं होना चाहिए। ये तो बेसिक सेपरेशन ऑफ पावर है। आज भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर बन के जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, तो आपके डिस्ट्रिक्ट जज कोई और होते हैं, राइट। जुडिशरी के पोजीशन मैप करने वाले या मैन करने वाले कोई और एग्जीक्यूटिव के पोजीशन मैन करने वाले कोई और होते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं किया करते थे, वे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दोनों पावर दे दिया कहते थे। इसीलिए आप ऐसे वर्ड्स को देखते हैं जो हमारे कॉलोनियल टाइम पीरियड से चले आ रहे हैं, जैसे सरकार हो या आप ही माई बाप हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉर्नवालिस एक ऐसे शासक बने, एक ऐसे गवर्नर जनरल बने जिन्होंने पावर्स को सेपरेट किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सिर्फ रेवेन्यू राइट्स दिए, डिस्ट्रिक्ट जजेस को स्थापित किया। लॉर्ड मेयो ने पर्टिकुलरली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोजीशन को स्थापित किया। तो आज जो एसपीज हैं वो याद कर सकते हैं लॉर्ड मेयो को फॉर क्रिएटिंग देयर पोजीशंस। बट सबसे पहले इस समय तक भी भारतीयों की कोई सहमति नहीं ली जाती थी, या अगर मैं कहूं भारतीयों की कोई हस्तक्षेप नहीं किया करती थी इन द सर्विसेज इटसेल्फ। 1833 का चार्टर एक्ट जब आता है, वो पहला चार्टर एक्ट है जिसमें सिर्फ ये डिस्क्वालिफिकेशन हटाया गया कि ठीक है, भारतीय भी विदाउट एनी रीजन ऑफ देयर रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर, वो भी सर्विसेज का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बनना शुरू हो गए थे। 1833 के चार्टर एक्ट में सिर्फ इतना कहा गया था कि वो भी बन सकते हैं। क्या वो बन रहे थे 1833 से या उससे पहले? बिल्कुल ही नहीं। वी वर नॉट सीइंग दैट। इनफैक्ट 1853 के चार्टर एक्ट तक
कोई एग्जामिनेशन, पॉपुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नहीं ली जा रही थी, वही रिकमेंडेशन वाला, चिट्ठी वाला सिस्टम चल रहा था। तो भारतीयों को कौन चिट्ठी लिख कर देता कि भैया आप इन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दीजिए। 1853 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कॉम्पिटिटिव सर्विसेज, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज के लिए शुरू कर रही है, लेकिन भारत में नहीं कर रही थी, लंदन में कर रही थी। कोई भी सिविल सर्वेंट भारत से 1833 से लेके 1864 तक बना ही नहीं। 1864 में पहला भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सिविल सर्वेंट बनते हैं, बट कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट बनते हैं। काफी लोगों को यह लगता है कि वो पहले इंडियन सिविल सर्वेंट हैं, आईसीएस के मेंबर हैं, लेकिन नहीं, वो पहले कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज के मेंबर बनते हैं, पहले भारतीय बनते हैं। और 1868 में उसके बाद भारतीय पार्टीज ने एक प्रकार से डिमांड करना शुरू कर दिया कि आप भारतीयों को एग्जाम देने का मौका लंदन के बजाय भारत में भी दें। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल सत्येंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति कितने थे भारत में? 4। इनके बाद 4 और भारतीय बने, लेकिन ज्यादातर भारतीय जमींदारी बैकग्राउंड के हुआ करते थे, ज्यादातर भारतीय समृद्ध लॉयर बैकग्राउंड के हुआ करते थे, बिकॉज उनके पास ये पैसा या उनके पास ये सहूलियत थी दैट दे कुड गो टू लंदन एंड गिव द एग्जामिनेशन। लेकिन एक आम नागरिक के पास, ये एक आम भारतीय के पास वो सहूलियत नहीं थी, राइट? सो भारतीय पार्टीज इसकी मांग करने लगी। बार बार ये बताया जाने लगा कि देखिए सिलेबस जो है ब्रिटिश क्लासिक्स का है, इलियाड, ओडिसी के बारे में आप पूछ रहे हैं, राइट? आप भारतीय सभ्यताओं के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं एग्जामिनेशंस में। आज आप इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक सब कुछ इंडिया के हिसाब से, इंडिया के सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप पढ़ते हैं, राइट? बट ज्यादातर आपकी तवज्जो जो है, ज्यादातर आपका ध्यान जो है वो भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय इकोनॉमी, भारतीय पॉलिटी पर रहता है, राइट? क्यों ना हो, बिकॉज आप भारत के सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था और भारतीय पार्टी भी इसी की डिमांड कर रही थी। बहरहाल इसके आगे बात चली। 1879 में ज्यादा प्रेशर जब आने लगा तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि क्यों ना हम भारतीय प्रिंसली स्टेट्स में जो प्रिंसली रूलर्स हैं उनको एक स्टैट्यूटरी सिविल सर्वेंट का दर्जा दे दे। यानी कि उनको कलेक्टर तो नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन डेप्यूटी कलेक्टर बना दिया जा रहा था। उन्हें कहा जा रहा था कि आप भी सिविल सर्वेंट बन सकते हैं क्योंकि आप प्रिंस हैं, तो आप नॉर्मली पढ़े लिखे होंगे, आप नॉर्मली एक नेटिव लीडर के रूप में काम कर सकते हैं, तो आपको बनाया जाएगा। यहां पर मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं सर लक्ष्मेश्वर सिंह की। दरभंगा घराना से, दरभंगा राज्य से वे प्रिंस हुए और उन्हें एक डेप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट दिया गया। इनफैक्ट अमॉन्ग द प्रिंसेस उन्हें सबसे पहले ये पोस्ट दिया गया, जो उन्होंने कुछ साल की और उसके बाद में छोड़ दिया। बिकॉज एक राज्य घराने के लिए डेप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट कोई ज्यादा मायने नहीं रखता था। आप समझ रहे हैं कि यहां पर भी ओपन कंपटीशन को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। बाद में 1885 में जब कांग्रेस स्थापित हो जाती है, सो इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है। ये डिमांड बढ़ती है कि आप कंपटीशन के थ्रू भारतीयों को लें और कंपटीशन दोनों जगह पे करवाएं। आप लंदन में तो करवा ही रहे हैं, आप इंडिया में भी कंपटीशन करवाएं। नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दैट कमिटीज बनाने का एक सिलसिला चला, एक दौर चला। 1886 में एचिसन कमेटी आ रही थी सबसे पहले, और ये कह रही थी कि कोवेनेंटेड सर्विसेज को अब इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाएगा। तो आप जो इंडियन सिविल सर्विसेज समझते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट स्टार्ट्स कमिंग अप फ्रॉम 1886 इटसेल्फ। उसके बाद प्रोविंशियल सर्विसेज भी बनाई गई ताकि पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लोग वहां पर भारतीयों की भर्ती हो सके। लेकिन भारतीयों की भर्ती रोकने के लिए कुछ और एब्सर्ड रिक्वायरमेंट्स किए जाने लगे। यानी कि उन्हें कहा जाने लगा कि आप एग्जाम पास करने के बाद भी अपना फिजिकल फिटनेस बताइए। एक तरीके का एब्सर्ड, कोई औचित्य नहीं था ऐसे फिटनेस का, कि आप ये बताइए कि आप इतने हेवी वर्क के लिए कैसे तत्पर रहेंगे। ऐसा नहीं था कि कोई मेडिकल एग्जामिनेशंस हो रही थी, नहीं, बस आपको बताना था कि आप मेडिकली फिट हैं, आप फिजिकली फिट हैं, आप इमोशनली फिट हैं एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पोजीशन को मैन करने के लिए। ये एक प्रकार से एक रेशियल एटीट्यूड बनाया जा रहा था। आई एम शोइंग यू हियर द पिक्चर ऑफ लॉर्ड लिटन।
लॉर्ड लिटन ने जो मैक्सिमम एज होती है सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने की, आज आप जानते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट 32 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, 31 ईयर्स फॉर द जनरल कैंडिडेट, बट हमारे लॉर्ड लिटन ने ये मैक्सिमम एज 19 साल कर दी थी। कैन यू बिलीव इट? 21 साल मैक्सिमम एज हुआ करती थी, फिर भी उसको कम करके 19 साल कर दिया ताकि भारतीय लंदन ना जा पाए और परीक्षा ना दे पाए। उसके बाद आर्लिंगटन कमेटी आ रही थी 1912 में। इस कमेटी ने सबसे पहले इंडियनाइजेशन के तरफ कदम उठाया। 25% का कोटा तय कर दिया गया कि सुपीरियर सिविल सर्विसेज यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में कम से कम 25% भारतीयों को एडमिशन देना ही होगा। ये फॉर द फर्स्ट टाइम आर्लिंगटन कमेटी कर रही थी, क्योंकि 1912 से आप समझ सकते हैं इंडियन नेशनलिज्म बहुत आगे बढ़ रहा था। वक्त आया 1920 रेजोल्यूशन का। 1919 में आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ रहे थे, और उसके बाद 1920 का होम डिपार्टमेंट का एक रेजोल्यूशन आया जिसके तहत यह बताया गया कि अब भारत में भी एग्जामिनेशन होगा। आप सबको शायद पहली बार पता चल रहा हो कि भारत में सिर्फ एक जगह, एक वेन्यू चूज किया गया सबसे पहले जहां पर इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन कराई गई, और वो था लॉ कॉलेज ऑफ इलाहाबाद। जी हाँ, इलाहाबाद में ही सिर्फ सबसे पहले एग्जामिनेशंस हुए, और उसके बाद दिल्ली और कोलकाता में एग्जामिनेशंस होने लगे। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम 4 महीने चले इस परीक्षा में, फरवरी से लेके ऑलमोस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स ये परीक्षा भारतीयों को पहली बार मौका दे रही थी कि वो अपने देश में रहकर इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर बनने की परीक्षा दे सके। ये इंडियन नेशनलिस्ट की बहुत बड़ी जीत थी। उसके बाद में समय आ रहा था ली कमीशन का 1923 में, जिसने ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और प्रोविंशियल सर्विसेज को बांट दिया, डिफाइन कर दिया। और फिर बाद में समय आ रही थी कि ब्रिटिशर्स अब इंडियन सिविल सर्विसेज से मोह भंग कर रहे थे, वो छूट रहे थे, वो कम जा रहे थे। 1928 के जब लिस्ट आए थे तो इंडियन सिविल सर्विसेज में 25 ब्रिटिशर्स तैनात हुए, 25 ब्रिटिशर्स को चुना गया। उनमें से 20 ने वॉकआउट कर दिया, 20 ने सर्विसेज लेने से मना कर दिया। आप सोच सकते हैं कि अब ब्रिटिशर्स के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज में जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इनफैक्ट उन्हें कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा था। भारतीयों का एंट्री इसी समय से इंडियन सिविल सर्विसेज में ज्यादा बढ़ा है। इनफैक्ट कुछ तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं ऑफ दोज इंडियन सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स जो बाद में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में तब्दील होते हैं। यानी कि वो वैसे कड़ी थे जो भारत को गुलाम से आजाद बनते हुए देख रहे थे, और एक इंडियन सिविल सर्विसेज के साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अपने आप को ट्रांसफर भी कर रहे थे। ये कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट्स थे जो भारत को बना रहे थे। आप देख रहे हैं यहां पर तस्वीर BN राव की, जिनका नाम आप अंबेडकर के साथ पढ़ते हैं फॉर मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। शायद अंबेडकर के साथ, इनफैक्ट अंबेडकर जी ने भी काफी कुछ कहा है BN राव के बारे में कि वो कैसे दिन रात सेशंस और सेशंस के साथ चल रहे कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरेटिव एनालिसिस को देखते रहते थे। यानी कि दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को, संविधानों को एनालाइज करना, कंपैरेटिव स्टडीज करना, और इसे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी और फिर पार्लियामेंट के पटल पर आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को समझाना, ये सिविल सर्विसेज का काम BN राव किया कर रहे थे। बहरहाल 1946 में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो अस्थिर सरकार थी, जो आने वाले 47 की आजाद भारत के लिए काम करने वाले थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत ICS को अब IAS का दर्जा दिया जा रहा था, या ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जा रही थी। साथ ही साथ जब देश आजाद हुआ और संविधान लिखकर तैयार हुआ, तो आर्टिकल 312 ने ज्यादातर ऑल इंडिया सर्विसेज के मापदंड को तैयार किया। लेकिन इससे ज्यादा बात होनी चाहिए वैसे सिविल सर्वेंट्स की जिन्होंने देश को बनाने में अपना योगदान उस समय दिया। आप सब सरदार पटेल के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने देश को इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ यूनाइट करके
एक अखंड भारत का गिफ्ट हम सबको दिया, लेकिन साथ ही में आपको नाम पढ़ना चाहिए वीपी मेनन का, जो पटेल साहब के साथ, जो सरदार पटेल के साथ दिन रात साये की तरह लगे रहते थे, जिन्होंने करीब मोर देन 530 प्रिंसली स्टेट्स के साथ रोज वार्तालाप किए। इनफैक्ट लॉर्ड माउंटबेटन के साथ उनका ये एक बड़ा ही रोचक दृश्य था, जब वे जोधपुर के राजा के साथ एक्सेशन की बात कर रहे थे और जोधपुर के राजा ने उन पर बंदूक तान दी थी। फिर भी ऐसे सिविल सर्वेंट्स हमेशा अपने काम के लिए अडिग रहे, तने रहे, राइट? सो I hope you enjoyed the session or the evolution of Indian civil services. भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज कैसे इवॉल्व हो रही थी और कैसे भारतीय, पर्टिकुलरली सत्येंद्रनाथ टैगोर से लेके एस.एन. बनर्जी, बी.एन. राव या वीपी मेनन जैसे इंडियन सिविल सर्वेंट्स को हमें याद करना चाहिए। हमें और भी याद करना चाहिए ऐसे सिविल सर्वेंट्स को जो देश की आज़ादी के बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट सजेशंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए और बनाकर चले गए। ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। सो ऑन द डे ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, आई होप दैट यू रिमेंबर दीज पर्सनैलिटीज, आई होप यू रिमेंबर द हिस्ट्री फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग, एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम द वन or trying to become the same. For that, we have the courses for you, we have the way for you. हम आपके लिए वो मार्ग तैयार कर लाए, बस आपको चलना है और एक मैराथन की तरह चलना है, अडिग होकर चलना है, वही सेम रिजॉल्व, वही स्टील स्ट्रेंथ आपको दिखाना है if you are planning to become the civil servant of this great country. So use the code ASHLIVE, enroll in the courses, understand कि ये आज के लिए आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स हैं, you have to apply these codes, particularly आप जब ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको एडेड डिस्काउंट दिया जाएगा, फिर बाद में प्राइसेस बढ़ सकती हैं। I don't want that to happen for you. Use the code ASHLIVE. इसके साथ साथ if you have any suggestions या आप चाहते हैं कि और कोई टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करें टाइम कैप्सूल पे, you can connect with me on the Telegram channel. I'll be more than happy to answer your queries. I'll be more than happy to answer your queries. Anything which is related to history as such with UPSC. My name is Ashish. Thank you for watching. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।